हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ नेट एंड पीएचडी। आज हम करेंगे 20 क्वेश्चन फ्रॉम द रिसर्च एप्टीट्यूड सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे, क्विकली। सबसे पहले हमारा आता है मैच द फॉलोइंग्स। यहाँ पे हमें दिया हुआ है रिसर्च का टाइप, उसके साथ हमें दिया है इस रिसर्च का गोल क्या है। सबसे पहले हमारा आता है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को हम बोल सकते हैं बेसिक रिसर्च। यहां पे हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं टू गेन नॉलेज और टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स। यहां पे हमारा फोकस होता है व्हाई एंड हाउ समथिंग इज हैपेंड। फिर हमारा आता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च से क्वेश्चंस आते हैं, एक्शन रिसर्च से भी क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड रिसर्च का क्या मतलब होता है, जब हम रिसर्च करते हैं टू सॉल्व द रियल लाइफ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। एक्शन रिसर्च, जैसे कि एक्शन सजेस्ट कर रहा है ना टर्म, तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिसर्च होती है डन बाय द पीपल इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम। एंड फोर्थ हमारी होती है इवेलुएटिव रिसर्च। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि किसी चीज का क्या इम्पैक्ट हुआ है। जज करते हैं द इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्रोग्राम या पॉलिसी या प्रोजेक्ट, जिस पे भी आपकी रिसर्च है। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च, इसमें से हमारा होगा एडवांसिंग द कॉर्पस ऑफ नॉलेज इन अ फील्ड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, गेन नॉलेज कर रहे हैं। फर्स्ट का हो गया। फोर्थ अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, हमारा रियल लाइफ हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एक्सप्लोरिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स क्या करते हैं हम। एंड फिर आता है हमारा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में हमारा होता है अमिलियोरेशन ऑफ अ गिवन सिचुएशन। ये होता है हमारा एक्शन रिसर्च में। इवेलुएटिव में हमारा होता है इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन। तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट का फोर्थ, एंड बी का अप्लाइड रिसर्च का होगा हमारा थर्ड। तो सेकंड होगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ केस स्टडी मेथड। इसमें से हमें फीचर्स बताने हैं केस स्टडी मेथड के। केस स्टडी मेथड में क्या होता है, वी स्टडी इन अ सिंगल केस, मतलब एक पर्सन, इवेंट, ग्रुप या सिचुएशन को हम डीप में रिसर्च करते हैं, डीप डिटेल में रिसर्च करते हैं, ताकि हम उसको और अच्छे से समझ सके। तो हमारे इसके फीचर्स क्या है, एप्रिशिएटिव नहीं होता है। अभी हमने पढ़ लिया कि ये पर्टिकुलर पर्सन, सिंगल, ग्रुप, इवेंट, पर्सन के बारे में रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, तो बी तो हमारा जरूर होगा। तो देखो जिसमें बी नहीं है ना, पहले तो वो ही रिमूव कर दो। इसमें बी नहीं है, इसमें बी नहीं है। अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन। पर्टिकुलरिस्ट हो गया, डिस्क्रिप्टिव भी होती है रिसर्च, एंड इंडक्टिव होती है रिसर्च। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, मैकेनिकल नहीं होती है रिसर्च। Which of the following criteria must be met for a study to be considered ethically sound? ये क्वेश्चन है हमारा एथिक्स से, जो आई थिंक रिसर्च यूनिट की लास्ट सब यूनिट है। इन्फॉर्म कंसेंट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंसेंट होना चाहिए सारे पार्टिसिपेंट्स का। द स्टडी मस्ट प्रोवाइड फाइनेंशियल कंपनसेशन टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी ही नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑफ पार्टिसिपेंट्स इंफॉर्मेशन मस्ट बी assured. Participants must have the right to withdraw from the study at any time. तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 2। फॉर विच टाइप ऑफ रिसर्च द एक्शन वर्ड्स, यहाँ पे हमें 3 वर्ड्स दिए हैं, ये बताना है कि ये तीनों वर्ड्स कौन से रिसर्च में मोस्ट रिलेवेंट होंगे। कंट्रोल, मैनिपुलेट एंड ऑब्जर्व। तो ये हमारा होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। विच टाइप ऑफ रिसर्च एनकरेजेस पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव, कौन सी रिसर्च पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव को इंकरेज करती है। तो ये होती है हमारी एथनोग्राफिकल मेथड, एथनोग्राफिक मेथड। इस मेथड में क्या होता है, स्टडी होती है अ ग्रुप ऑफ पीपल की, उनका कल्चर कैसा है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, कैसी वो कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो उन लोगों के साथ ही रहता है, उन लोगों के साथ ही खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं, लिविंग अमंग देम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम।
तो ये थे हमारी एथनोग्राफिक मेथड। मान लो आपको किसी ट्राइबल एरिया में रिसर्च करनी है, तो आप 6 महीने के लिए उनके साथ रहोगे, उनके ट्रेडिशनल्स, कल्चर, लाइफस्टाइल को जानने के लिए। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, देखो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हमारे क्या होते हैं, जिसमें जो हमारा कंक्लूजन होता है वो बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस पर हमारा बेस्ड होता है कंक्लूजन। आपने थोड़े से एग्जांपल के बेसिस पे एक जर्नल कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, तो ये होता है हमारा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो इसमें हमारा आंसर होगा, आपने क्या किया, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल बना दिया उसको, तो ऑप्शन नंबर 2। द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन, कौन सी रिसर्च है जो इमीडिएट एप्लीकेशन पे एम करती है? दैट्स अ एक्शन रिसर्च। देखो एक्शन रिसर्च से कितने पीवाईक्यूज है। एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल इंटरव्यूज आर, ये भी पीवाईक्यू है, सारे क्वेश्चंस के पीवाईक्यूज है वैसे। प्रोवाइड्स लिमिटेड चॉइस दैट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ जनरलाइजेशन। स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस, ये होता है। एक्यूरेसी इज पॉसिबल टू अ लार्ज एक्सटेंट, अगर हम स्ट्रक्चर इंटरव्यू लेंगे तो एक्यूरेसी होगी। डाटा प्रोसेसिंग इज इजी। मिस रिप्रेजेंटेशन इज पॉसिबल ड्यू, अब देखो ये नेगेटिव है तो ये वैसे ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ एडवांटेजेस पूछी है, तो जिसमें ई ऑप्शन है पहले उसको रिमूव कर दो, ठीक है। और डी हमारा होगा, तो हमारा ऑप्शन बी, सी एंड डी, स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन, एक्यूरेसी एंड डाटा प्रोसेसिंग इज इजी। द पॉजिटिविस्ट रिसर्चर्स कंसिडर रियलिटी एज, जो हमारे पॉजिटिविस्ट रिसर्चर है वो रियलिटी को कंसिडर करते हैं एज ऑब्जेक्टिव। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड द एम्फेसाइज लेड ऑन नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स एंड मीनिंग गिविंग प्रोसेसेस, तो ये कौन सा रिसर्च में होता है हमारा? ये होता है हमारा केस स्टडी मेथड में। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए। Which of the following implies the correct sequence? सीक्वेंस के क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से जरूर आता है सीक्वेंस का क्वेश्चन। Is an action research paradigm, तो इसमें हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, प्लान होता है, फिर हमारा उस पर एक्ट होता है, देन वी ऑब्जर्व, एंड उसके बाद लास्ट होता है हमारा रिफ्लेक्ट। तो लास्ट रिफ्लेक्ट, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3। यहाँ पे आया हमारा पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू का हमें पर्पस बताना है इसमें से। टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बैकग्राउंड, ये एकदम करेक्ट है। टू फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन, अगर हम रिसर्च रिव्यू करेंगे उसी के बेसिस पे हम रिसर्च क्वेश्चंस अपने फॉर्मुलेट करते हैं। टू फाइंड आउट रिलीवेंट मेथडोलॉजी, ये भी ठीक है। टू डिबेट द एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च, ये नहीं है। टू कैरी आउट मेटा एनालिसिस ऑफ बिब्लियोग्राफी, ये भी नहीं है। टू आइडेंटिफाई द डेटा सोर्सेज, ये ठीक है। तो हमारा होगा इसमें ए, बी, सी एंड एफ, ऑप्शन नंबर 3। देखो इसमें आपको पता है कि ए यहाँ पे जरूर होगा, तो ये देख लो जिसमें ए नहीं है पहले तो उसको एलिमिनेट ही कर दो, तो ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट हो जाएगा और 4 भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ देखो जो डी है वो नेगेटिव है कि डिबेट द एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च, तो जिसमें डी है वो भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा 3। फिर आता है हमारा दोबारा से रिसर्च टाइप और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी हमें। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। यहाँ पे रिसर्च होती है हमारी जब कोई इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, उस इवेंट के कॉजेज एंड रीजन जानने के लिए हम करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, ग्राउंड थ्योरी अप्रोच बेस्ड रिसर्च। अब हमें इसके बतानी है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो होती है हमारी कंट्रोलिंग द एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स एंड ऑब्जर्विंग द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। देन हमारी आती है एक्स पोस्ट फैक्टो, ये देखो ये आ गया, गेटिंग एट कैजुअल फैक्ट्स बाय रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, emphasizing the access to reality by sharing the perspective of the people। और ग्राउंड थ्योरी अप्रोच हमारी क्या होती है, जनरलाइजेशन फॉलो रादर देन प्रीसीड द ऑब्जर्वेशन इन ड्यू कोर्स। तो इसका आंसर हमारा होगा ए का 5th,
बी का हमारा होगा थर्ड, सी का हमारा होगा सेकंड एंड लास्ट का फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। एम्पेरिकल रिसर्च इन सोशल साइंसेज इज एसोसिएटेड विद, ये ज्यादातर लोगों ने किया होगा अपने मास्टर्स में, एम्पेरिकल रिसर्च बहुत सुना होगा इसका नाम। तो ये पूछा है एम्पेरिकल रिसर्च सोशल साइंसेज किससे एसोसिएट है, तो ये हमारी होती है पॉजिटिविस्ट फिलोसफी से एसोसिएट। यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिया है, इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द रिसर्च क्वेश्चन शुड बी लिंक टू ईच अदर, तो स्टेटमेंट तो पढ़ के ही पता चल रही है कि करेक्ट है। द रिसर्च क्वेश्चन शुड बी ईदर ब्रॉड और नैरो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3। 16th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, इसमें हमें असर्शन और रीजनिंग दिया हुआ है, उसमें से बताने है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ट्रू है या फॉल्स है। तो जब भी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आता है बीच में बिकॉज लगा के देख लिया करो कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। रिसर्च हाइपोथेसिस H1 कैन नॉट बी डायरेक्टली वेरीफाइड, ठीक है स्टेटमेंट। Null hypothesis is helpful in making a claim by the researcher that his or her findings are not or by chance, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब ये चेक करना है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। Research hypothesis cannot be directly verified because null hypothesis is helpful in making a claim by researcher that his findings are not fortuitous or by chance, तो इसका आंसर होगा A। When a reviewer reviews a research article without knowing the author's name, it is referred to as, जब एक reviewer review कर रहा है research article without knowing the author's name, बिना जाने कि author कौन है इसका, तो इसको हम बोलते हैं blind review. The Likert scale is used to measure a set of attitudes, option number 3. Which of the following is a software for analyze ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, यहाँ पे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों के अलग अलग होते हैं, यहाँ पे हमसे पूछा है क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव का हमारा होता है एनविवो। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा सीक्वेंस का, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्पिरिकल स्टेप इन लीनियर मॉडल ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो देखो सबसे पहले हमारा सैम्पलिंग थ्योरी, तो सबसे पहले हमारी आती है थ्योरी, फिर हमारा आता है हाइपोथेसिस, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सैम्पलिंग, फिर हमारा होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बाद होता है उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड देन वैलिडेशन, तो इसका ऑप्शन 2 होगा। सबसे पहले थ्योरी, फिर होता है हमारा हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड वैलिडेशन। आंसर नंबर 2। इसमें आप एलिमिनेशन कर सकते हो बहुत इजीली। देखो सबसे पहले हमारा कलेक्शन होगा ही नहीं, ये सबको ही पता है जिसने किया है, ठीक है। वैलिडेशन लास्ट होता है, वैलिडेशन अगर पहले ही हो गया तो फिर थ्योरी की नीड ही क्या है, तो वैलिडेशन भी हमारा नहीं होगा। फिर आता है हमारा सैम्पलिंग, थ्योरी, इंटरप्रिटेशन। अब जब हमारा कलेक्शन हुआ ही नहीं है तो इंटरप्रिटेशन कैसे हो जाएगा, कलेक्शन होगा डेटा का, उसके बाद ही तो हमारा इंटरप्रिटेशन होगा, और लास्ट में हाइपोथेसिस भी हमारा कैसे हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2, थ्योरी, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड वैलिडेशन। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन कवर किए फ्रॉम रिसर्च एप्टीट्यूड, और ये सारे PYQs थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन।